तो आज का आपका लेक्चर तैयारी का डे 53 इंडिया फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिया की कुछ फॉरेन पॉलिसी के आज हम कुछ पहलू पढ़ेंगे और फिर हम जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो लास्ट लेक्चर में कल वाले लेक्चर में करेंगे डे 54 में। जो एक्ट ईस्ट वेस्ट हमारी अब जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हम पॉलिसीज लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आज के लेक्चर में इंडिया की कुछ हिस्टोरिकल पॉलिसीज इंडिया क्या किया है वो सारी चीजों के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक चीज जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और आज भी कई जगहों पे हम यूज करते हैं इस चीज को, वो है पंचशील। पंचशील योजना क्या थी या पंचशील अपने आप में क्या था? देखो, ये आपके जो नेहरू जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके विजन से बनी थी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का कहना था, क्योंकि वही फाउंडर रहे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के, उनका कहना था कि इंडिया को दुनिया में एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए जहां पे हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करें और उसके अंदर जो हमारे नेबरहुड है खासकर उनसे हमारी बहुत अच्छी बने और सारी दुनिया से हम एज अ कोलैबोरेटिव सारी दुनिया में हम पीस फैला सकें। ठीक है, तो इसके चलते हुए हमने पंचशील सबसे पहले चाइना के साथ साइन की थी, जो हमारा सबसे बड़ा नेबर है। ठीक है, उस टाइम इंडिया और चाइना के रिलेशन काफी अच्छे होते थे। तो 28 अप्रैल 1954 को इंडिया और चाइना ने पंचशील के ऊपर साइन किया था कि 5 प्रिंसिपल्स जो हम आपस में रिलेशन में फॉलो करेंगे। ये 5 प्रिंसिपल क्या हैं? सबसे पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। अब इसका क्या मतलब है? एक दूसरे की जो टेरिटरी है, जो बाउंड्रीज हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे की टेरिटरी में कोई भी दखलंदाजी ना करे, घुसपैठ ना करे, ऐसे सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर हम कोशिश करेंगे। अब यही एक प्रिंसिपल है जो इंडिया और चाइना में खास करके हमेशा ही कंटीजियस बना रहता है कि चाइना के सोल्जर एक चाइना की पॉलिसी मानी जाती है कि चाइना स्लाइसिंग करता है। अब ये स्लाइसिंग क्या है? देखो ये कह रहा है, देखो 1962 में हमें वॉर भी हुई है। वॉर के बाद एक लाइन बन गई थी जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, एलएसी। ठीक है, जहां तक चाइना ने कब्जा कर लिया था उसके बाद हमने कुछ किलोमीटर छोड़ के एक एलएसी बना दी कि यहाँ पे हम अपना कब्जा बना के रख रहे हैं। इंडिया क्या करता है? देखो, इसके बाद ना इंडिया हमेशा एलएसी से कुछ एरिया ना हमेशा बफर छोड़ता है ताकि लड़ाई एक्टिवली सोल्जर आई टू आई ना फेस करें। हम कुछ एरिया खाली छोड़ देते हैं ताकि हमें आपस में लड़ाई ना हो। अब चाइना क्या करता है? चाइना ये जो खाली पड़ा हुआ एरिया है ना, यहीं पे आके फिर कैंप्स बना लेता है। ये जो बफर एरिया, हम यहाँ पे पेट्रोलिंग तो करते हैं पर हम इसमें एक्टिव प्रेजेंस नहीं बना के रखते। उसके बाद अब यहाँ पे आके उन्होंने कैंप बना लिए। अगली बारी जब हम पेट्रोलिंग करने जाएंगे वो हमें यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करने देंगे। अब वो क्या करते हैं? वो इस जगह को भी बना लेते हैं कि देखो ये भी डिस्प्यूट का एरिया। अब डिस्प्यूट का सोल्यूशन क्या है कि दोनों पार्टीज यहाँ से हट जाएं। ठीक है, अल्टीमेटली देखो सेटलमेंट ऐसी होती है, चाहे सरकारें ना बोले। ठीक है, सरकारों को अपनी इंसल्ट महसूस होती है, पर ये इंडिया की पॉलिसी अपने आप में गलत भी रही है कि यहाँ पे दोनों पार्टीज क्या करती हैं कि दोनों यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब देखो, चाइना को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, चाइना तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा था। अब यहाँ से वापस भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इंडिया भी अब इस एरिया से पेट्रोलिंग करने को चला जाता है। उसके बाद हम अगला बफर एरिया बना लेते हैं कि चलो ठीक है, इसे बफर बना लेते हैं, यहाँ कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये नो मैन्स लैंड हो गया, ये बफर एरिया हम बना देते हैं। पर अब चाइना क्या करता है? चाइना अगली बारी यहाँ के बैठ जाएगा। तो इसे कहते हैं कि वो धीरे धीरे स्लाइस काटता जा रहा है। ठीक है, चाहे थोड़े थोड़े किलोमीटर्स, पर ये जो है स्लाइसिंग पॉलिसी, वो हमारी एक तरह से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। ठीक है, तो चाइना के, अगर इंडो चाइना के रिलेशंस के बारे में कोई बात कर रहे हो आप, उसमें पंचशील के बारे में लिख सकते हो कि जो 5 प्रिंसिपल जिसके ऊपर इंडिया चाइना रिलेशन 1954 में बनाने का सोचा गया था, चाइना उसके ऊपर कभी भी एक्चुअली खरा उतरा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की एक और चाइना के साथ एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना और पाकिस्तान मिलके बना रहे हैं चाइना पाकिस्तान
इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, शॉर्ट में सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है, इंडिया ने इसे हमेशा अपोज किया है कि ये गलत कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि इसकी जो सड़क है वो चाइना से पाकिस्तान पीओके से होकर निकलती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो कश्मीर का हिस्सा है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। अब क्योंकि इंडिया इस टेरिटरी के ऊपर क्लेम करता है कि ये सारा कश्मीर हमें बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली ये पीओके का इलाका भी हमारा होना चाहिए। अब अगर चाइना यहाँ से पाकिस्तान के साथ मिलकर डेवलपमेंट कर रहा है, सड़कें बना रहा है, सब कर रहा है बिना इंडिया को इन्वॉल्व किए, तो हम इसे मानते हैं कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं सम्मान दे रहा है एक तरह से चाइना, क्योंकि वो इस एरिया के अंदर हमसे बिना पूछे, हमें बिना इन्वॉल्व किए सड़क बना रहा है। ठीक है। सेकंड इस पॉलिसी का है नॉन अग्रेशन, एक दूसरे की तरफ कोई भी अग्रेसिव स्टेप नहीं उठाना। अब तुम्हें पता है कि ये पॉलिसी भी अपने आप में, ये प्रिंसिपल भी स्टैंड नहीं करता। ठीक है, हमें 62 में एक फुल फ्लेज वॉर भी हो चुकी है। उसके बाद 70s में चाइना ने फिर से कोशिश की थी सिक्किम और ये एरिया को ऑक्यूपाई करने की, पर उस टाइम उस बैटल को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। पर इंडिया ने उस टाइम चाइना को उखाड़ फेंक ही है। बस दुनिया में 62 की वॉर और हमारे अपने हिस्टोरियन 62 पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि हम बाकी जो हमारी आर्मी की विक्ट्रीज हैं उनके ऊपर कोई फोकस ही नहीं लेके आते। उसके बाद रीसेंट इंसिडेंसेस जो आपके गलवान इंसिडेंट्स, ये सब कुछ जो हुए थे, ये भी अग्रेशन इंसिडेंसेस हैं। हमारे इतने सोल्जर शहीद हो गए, चाइना के अपने सोल्जर भी बहुत सारे मारे गए थे, पर ये सारे के सारे इस प्रिंसिपल के खिलाफ हैं कि अग्रेशन हुई है। तीसरा है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखल देना ना देना। देखो चाइना अक्सर हमारे इंटरनल अफेयर्स के ऊपर कमेंट करता रहता है, और इस चीज में देखो हम भी थोड़े से पीछे नहीं रहे हैं। 1950s में एक्चुअली रिश्ते खराब होने का जो एक एंगल रहा है ना, वो ये रहा है कि चाइना ना तिब्बत के ऊपर कब्जा करना चाहता था, और इंडिया सबसे ज्यादा वोकल क्रिटिकल रहा चाइना का कि तिब्बत के ऊपर तुम क्यों अग्रेशन दिखा रहे हो। और हमने उसके बाद दलाई लामा को जब हमने असाइलम भी ऑफर कर दिया, उसके बाद एक्चुअली चाइना सबसे ज्यादा बिल्कुल ही रिश्ते खराब हो गए थे, और उसके बाद ही ये वॉर ब्रेकआउट हुई थी। ठीक है, पर हमारा ये भी मानना है, देखो फिर क्या हम ना बोलते। देखो तिब्बत का मेन क्यों हम चाहते हैं कि तिब्बत हमेशा एग्जिस्ट करे, तिब्बत एक बफर स्टेट बन जाएगा। अगर तिब्बत एग्जिस्ट करता, एक साइड पे चाइना होता, एक साइड पे इंडिया होता, और बीच में तिब्बत आ जाता, तो ये एक बफर स्टेट बन जाती दोनों के बीच में। ठीक है, चाहे वो तिब्बत कभी भी इतना पावरफुल तो हो नहीं सकता था, रिलीजियस स्टेट थी वैसे भी, पर दोनों साइड से आपस में हम खराब होते ही ना। तो इंडिया इस पर्सपेक्टिव से चाहता था कि चाइना तिब्बत के ऊपर कभी कब्जा ना करे, पर और दूसरा, तिब्बत को हम एक तरह से हमारा राइट समझते थे, राइट ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा समझते थे कि तिब्बत के ऊपर अगर किसी का इन्फ्लुएंस होना चाहिए वो चाइना का नहीं, वो इंडिया का होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले जब ब्रिटिश इंडिया में थे, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था तिब्बत के ऊपर। ठीक है, इनडायरेक्टली वो उनकी पॉलिसीज चला रहे थे। तो जैसे हमने बाकी सारी जगहों पे इस पूरी टेरिटरी में ब्रिटिश एम्पायर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया, तो वहीं पे आपके तिब्बत को भी हम ये मान के चलते हैं कि उनके ऊपर भी हमारा इन्फ्लुएंस बना रहना चाहिए था। ठीक है, चाहे मतलब हम कब्जा नहीं करना चाहते थे ऑब्वियसली, पर वही है कि उनकी डिफेंसेस फिर चाइना की साइड हम मैनेज करने लग जाते, तो हमारी चाइना के साथ बॉर्डर ना लगती और वो बफर बने रहते, तो एक सेफ्टी नेट हमेशा बना रहता। नेक्स्ट है इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को हमेशा बराबर समझना है, और एक दूसरे के विचारों की, हर चीज की हमने पूरी रिस्पेक्ट निभानी है। ठीक है, नेक्स्ट है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति प्रिय माहौल में एक दोनों एग्जिस्ट करें, एक साथ ग्रो करें, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, ये हमारी कोशिश रहेगी। अब ये जो प्रिंसिपल है
ये आपके इंडिया ने और जगहों पे भी फिर अप्लाई किया, मतलब ये शुरुआत चाइना से हुई थी, पर उसके बाद हमने और जगहों पे भी अप्लाई किया। जैसे एक बादुंग डिक्लेरेशन है। अब ये बादुंग डिक्लेरेशन क्या है, ये मैं अगले पेज पे बताता हूँ। ठीक है, इसके अलावा हम बाद में जब नॉन अलाइन मूवमेंट भी बनी, जिसे हम नाम कहते हैं, कि किसी भी एक देश के साथ नहीं मिले, अमेरिका और सोवियत यूनियन जो बन गए, अप्लाई की है। और आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में कई बार पंचशील का मेंशन होता है। इसी कारण मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसे आप कहीं यूज करना चाहो, सिर्फ चाइना के साथ में, कहीं और भी ये कोई पॉइंट यूज होता है, क्योंकि इंडिया आज भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये 5 प्रिंसिपल्स को मानता है, रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, कहीं पे इंडिया के फेवर में इनमें से कोई भी पॉइंट यूज हो रहा हो, पंचशील लिखना और ये यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब ये बांदुंग कॉन्फ्रेंस क्या थी, बांदुंग कॉन्फ्रेंस जहां पे बांदुंग डिक्लेरेशन हुई थी। देखो, पहली बारी 1955 में बांदुंग, जो आपके जावा के आइलैंड, जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, एशियन अफ्रीकन या अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, जहां पे 29 देश इकट्ठे हुए थे, एशिया के और अफ्रीका के। ये ज्यादातर अभी नए इंडिपेंडेंस, जो अभी कॉलोनियलिज्म से आजाद हुए थे, कॉलोनियल रूल से निकले थे, ये सारे के सारे देश एक साथ इकट्ठे हुए। ऑलमोस्ट 54% ये सारी दुनिया की पॉपुलेशन को उस टाइम पे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज करने वाले देश इंडिया, बर्मा, उस मतलब उस टाइम पे बर्मा था, म्यांमार जिसे हम कहते हैं, इंडिया, सेलोन जिसे अब श्रीलंका कहते हैं, और पाकिस्तान। ये आपके सारे देश, और हमारे साथ सोवियत यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल थे फॉरेन अफेयर्स के टू इंडोनेशिया, उन्होंने मिलके हाँ ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे आपके लोग थे, इन्होंने आपके मतलब एशियन कंट्रीज ने ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि हम चाहते थे कि एक कल्चरली भी जुड़े रहे हैं, इकोनॉमिकली भी जुड़े रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल विचार भी दुनिया तक पहुंचे, कि हम चाहते हैं कि कोई भी दुनिया में कॉलोनियल एक्टिविटी अब ना हो, जो देश अभी भी कॉलोनीज बने हुए हैं उन्हें भी आज़ादी मिले, हम आपस में जुड़ के, क्योंकि देखो हम सारे के सारे कॉलोनीज से आज़ाद हुए थे, तो हम सारे देश ही गरीब थे, तो हम चाहते थे हम आपस में मिलके कॉपरेशन दिखा सकें और एक साथ अफ्रो एशियन इकोनॉमिक और कल्चरल लिंकअप करें और उसके थ्रू डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी इस चीज से थे। तो अफ्रीका और एशिया के देश यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, टोटल 29 देश यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और ये सारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका, इसमें कभी भी अफ्रीकन रिलेशंस के लिए लिखना हो, क्योंकि इसका वन ऑफ द मेंबर, फाउंडिंग मेंबर इंडिया भी था जिसने ये साइन करवाया, और इसी के अंदर पंचशील, बादुंग में भी पंचशील का मेंशन हुआ था। इस कारण इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को कभी आपने हिस्टोरिक कंटेक्स्ट देना हो, तो हमारे अफ्रीकन रिलेशंस में बांदुंग कॉन्फ्रेंस भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इस तरीके से। नेक्स्ट है नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसे हम नाम भी कह सकते हैं। देखो, नॉन अलाइड मूवमेंट एक तरह से 1950 में, जब आपकी मतलब सबसे पहले 1950 में मेंशन किया था यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में, इंडिया और यूगोस्लाविया, जो अब देश टूट चुका है, अब ये देश एक नहीं रहा। ठीक है, ये बल्कान, जो आपके सदर्न साउथ ईस्टर्न यूरोप की साइड जो आपकी कुछ कंट्रीज पड़ती हैं, वहां पे एक साथ जुड़ के ये आपके यूगोस्लाविया पड़ता था। ठीक है, अब जिससे वो स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सारे टूट के बने हैं। तो ये यूगोस्लाविया जो था, इन्होंने और इंडिया ने 1950 में यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले मेंशन किया था ये नॉन अलाइनमेंट वर्ड। 1950 में क्या हो रहा था, आपकी कोरियन वॉर छिड़ी हुई थी। कोरियन वॉर में क्या हुआ, देखो आज भी अगर आप कोरिया का पेनिनसुला देखोगे ना, बीच में एक लाइन है जिसे डीमिलिटराइज जोन कहते हैं, डीएमजी। इसके नॉर्थ वाली साइड है नॉर्थ कोरिया, इसके साउथ वाली साइड है साउथ कोरिया।
हुआ क्या था ये 50s में, जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, उसके बाद देखो एक तरह से कोल्ड वॉर की शुरुआत का एक सबसे बड़ी बैटल जो फ्रंट सबसे पहले बना वो ये बना था। नॉर्थ कोरिया को क्योंकि सपोर्ट किया था चाइना ने और आपके सोवियत यूनियन ने, ठीक है, दोनों के दोनों कम्युनिस्ट थे और उन्होंने नॉर्थ कोरिया में उन्हें सपोर्ट किया था जो कम्युनिज्म फैलाना चाहते थे कोरिया में। साउथ कोरिया में सपोर्ट आई आपकी अमेरिका की और उसके बाकी एलाइज की, ठीक है, ये सारे के सारे आपके कैपिटलिस्ट। देखो ये सबसे पहला वर्ल्ड वॉर 2 के मतलब बाद से ही दिखना शुरू हो गया था कि इनमें टकराव बढ़ेगा, पर यहाँ पे अब क्लियर पावर स्ट्रगल दिखना शुरू हुआ था सोवियत यूनियन और यूएसए में, क्योंकि दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, दुनिया में अपनी पॉलिसीज बढ़ाना चाहते थे, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। तो दुनिया के 2 पावर ब्लॉक्स जो बन चुके थे वो आपके यूएसए और आपका यूएसएसआर, ठीक है। तो ये जो आपके 2 पावर ब्लॉक्स बन गए, इसीलिए इन्होंने अपनी दुनिया में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अलग अलग चीजें साइन करनी शुरू की। जैसे आपका पाकिस्तान जो था वो यूएसए के साथ प्रॉपर साउथ ईस्ट, ठीक है, वो इनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट में था कि यूएसए पाकिस्तान की मदद करेगा डेवलपमेंट में, मिलिट्री में, इसी सारी चीजों में। इसी के चलते हुए जब 1965 की जो वॉर हुई थी ना, 65 से पहले अभी नए नए टैंक्स आए थे यूएसए से पाकिस्तान को, पाकिस्तान उन्हीं टैंक से कॉन्फिडेंट होके इंडिया की तरफ कूच कर गया था पंजाब वाले एरिया से, ठीक है। तो वो सारे के सारे मतलब सपोर्ट थी, मतलब अमेरिका ने कोई इंडिया के ऊपर हमला करने को नहीं कहा था, पर वो सारी मिलिट्री सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, डेवलपमेंट सारी ये फिर प्रॉमिस करते थे। इसी के चलते हुए दुनिया में एक सोच थी कि हम ना अमेरिका के साथ जुड़ना चाहते हैं ना हम सोवियत यूनियन के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जब ब्लॉक्स बनते हैं, देखो नॉन अलाइनमेंट शुरू कहां से हुई, इस सोच के साथ कि देखो अगर तुम ब्लॉक्स बनाते हो तभी तो वॉर्स होती हैं, अगर तुमने दल बना लिए, गुट बना लिए, तभी तो लड़ोगे। हम एक ऐसा गुट बनाना चाहते हैं जो किसी एक के साथ नहीं, हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी एक के साथ नहीं हैं, हम न्यूट्रल पार्टी तीसरे फ्रंट बनेंगे, हम दोनों के साथ बराबर, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है जहां पे दोनों ब्लॉक्स बराबर हैं, इसे हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये यहाँ पे 1950 में स्पीच से शुरू हुआ और बाद में 1956 में आपके 3 जो कंट्रीज के लीडर्स थे, आपके यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट टीटो, ठीक है, जोसेफ ब्रोज टीटो, तो टीटो के नाम से वो काफी फेमस है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम आपके नासिर गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है। तो जैसे लोग जैसे हमारे यहाँ पे भी नेहरू के नाम से फेमस है, तो टीटो, नासिर और नेहरू, इन तीनों ने मिलके एक सबसे पहला एग्रीमेंट साइन किया, आपस में एक डेक्लरेशन साइन की, जिसमें इन्होंने बोला कि हम एक नॉन अलाइंड देश बनना चाहेंगे। तो ये 1965 में देखो स्पीच से शुरू हुआ था, उसके बाद प्रॉपर एक डेक्लरेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे इस डेक्लरेशन के अंदर यही कोटेशन थी कि पीस, शांति तभी आ सकती है जब हम अलग अलग काम ना करें बल्कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी, जब आप अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर ये कंसेप्ट आएगा कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, वो सारी की सारी चीज वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम एक साथ जुड़ के एक साथ एक दूसरे को कॉमन सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, तभी जाके दुनिया में शांति हो सकती है। अगर हम गुट बनाते रहेंगे तो कभी भी दुनिया में शांति नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसलिए भी था, देखो अगर अलग अलग गुटों में बांटते हो, जो भी छोटे देश हैं वो हमेशा दब के रहेंगे इनके अंडर, क्योंकि अगर नीचे रहोगे तभी तुम्हें चीजें मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई फ्रीडम नहीं है कि तुम कैसे काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम वही करोगे जो ये कहेंगे, ठीक है। तो इस कारण ये थर्ड फ्रंट बना था, धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया है। आज नॉन अलाइंड मूवमेंट आज भी एग्जिस्ट करती है, चाहे सोवियत यूनियन खत्म हो गया है, ठीक है। इसका पर्पस अभी इन्होंने
मॉडर्न टाइम में फिगर आउट करना है, ठीक है, कि अब मतलब इसका हम फाइनली करना क्या चाहते हैं, पर ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। और यूनाइटेड नेशन के बाद, यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज की, उसके बाद सेकंड बिगेस्ट जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज मेंबर है ना, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली नॉन अलाइंड मूवमेंट आने वाली जो कोल्ड वॉर है, जो यूएसए और चाइना के बीच में दिख रही है, उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर चाइना भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अमेरिका तो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कैसे अलाइनमेंट हुई कि एक कंट्री मेंबर है दूसरी नहीं है, तो इस कारण अभी फ्यूचर रेडी नहीं है, अभी ये सिचुएशन जैसे जैसे चेंज हो रही है। पर इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हमने किसी भी एक कंट्री, कोई भी पावर ब्लॉक्स बनते जाए, किसी एक की साइड नहीं होना, हमने हमेशा नॉन अलाइंड ही रहना है, ठीक है। यही इंडिया की वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल भी बनता है, तभी हम किसी के साथ कोई सिक्योरिटी पैक्ट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है प्रेजेंट टाइम में कि इंडिया के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो जाए कि हम म्यूचुअल डिफेंस में आ जाए। म्यूचुअल डिफेंस का मतलब है अगर एक के ऊपर हमला होता है, उसे दोनों के ऊपर हमला माना जाएगा, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है, ये पर अभी इंडिया नहीं साइन कर रहा, क्योंकि हम इंडिया, यूएसए, चाइना के बीच में एक वो बनना नहीं चाहते पपेट, ठीक है। हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो हम नहीं साइन कर रहे, ठीक है। और यही जो नॉन अलाइंड का कंसेप्ट था ना, देखो तुम कई बार ये वर्ड सुनते होते हो, फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड भी होता है, वो कभी सुना नहीं होगा तुमने, ठीक है। पर ये वर्ड कहाँ से आए हैं? वो यहीं से आए हैं। जो कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, उन्हें बोला जाता है जो यूएसए की साइड थे, जो आपके कैपिटलिस्ट देश थे ना, ये सारे के सारे आपके फर्स्ट वर्ल्ड, ये अपने आप को इन्होंने ये डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की, ये फर्स्ट वर्ल्ड हो गए। दूसरा ब्लॉक जो सोवियत यूनियन के साथ सारी कंट्रीज और कम्युनिस्ट कंट्रीज जो जुड़ी थी, ये सारी की सारी बन गई सेकेंड वर्ल्ड। और जो आपकी नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, उन सबको हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। अब कोइंसिडेंटली देखो, थर्ड वर्ल्ड जब भी वर्ड इस चीज को यूज किया जाता है, ये हमेशा गरीबी से रेफर किया जाता है, ठीक है, पुअर, पावर्टी, ऐसी चीजों से, कि थर्ड वर्ल्ड में साफ पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि हुआ क्या, जो भी नॉन अलाइंड कंट्रीज जितनी दुनिया में बनी, ठीक है, ये सारी की सारी ऐसी कंट्रीज थी जो एक्चुअली गरीब थी, पुअर कंट्रीज थी। तो इनके जो हालात थे, ऑब्वियसली दुनिया की फाइनेस्ट फैसिलिटीज तो नहीं दे सकते थे, इस कारण ये वर्ड ही बदनाम हो गया थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का मतलब ही हो गया गरीब, और ये सबसे जुड़ गया। जब हम रेफर करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तब हम ऐसी चीजों को रेफर कर रहे होते हैं कि छोटी सी बात पे कोई इश्यू बनाया होता है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड उसे रेफर किया जाता है जहां पे गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। गवर्नमेंट सारा कुछ टेक केयर करती थी, और उसमें कोई कमी आती है या कुछ भी है, वो सेकेंड वर्ल्ड की प्रॉब्लम। थर्ड वर्ल्ड जैसे हमारा, ठीक है। तो ओरिजिनली इन वर्ड्स की शुरुआत यहाँ से हुई है, यही नॉन अलाइंड मूवमेंट जब शुरू हुई, कि जो कंट्रीज कैपिटलिज्म की साइड हुई, यूएसए की साइड हुई फर्स्ट वर्ल्ड, जो कंट्रीज कम्युनिज्म की साइड हुई वो सेकंड वर्ल्ड, और जो बाकी कंट्रीज थी वो हुई आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। ये था ये सारा का सारा प्रिंसिपल इसके ऊपर, और ये वाला लेक्चर।